आज पूरे देश की गली गली में नुक्कड़ नुक्कड़ पे एक शब्द की चर्चा है। हर जगह कॉकरोच की चर्चा है। कॉकरोच शब्द की उत्पत्ति क्यों हुई, कॉकरोच किसको कहा जा रहा है और कौन ये कॉकरोच है, कैसे कॉकरोच के नाम पे एक राजनीतिक दल समूह कुछ व्यक्ति अस्तित्व में, कैसे सैकड़ों हजारों लाखों फॉलोवर हो जाते हैं, किस तरह से सत्ता इन कॉकरोचों से घबरा जाती है। उनने कहा जो व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, मैं उनना कॉकरोच बोल रहा हूँ। कड़ियां कोई जवाबदेही नहीं दिखेगी तो फिर नौजवानों का जो है गुस्सा जो है वो बिल्कुल जायज जो है वो बन जाता है। 2000 लोग आपका एग्जाम देने के लिए आए, आप उसके अंदर से केवल 150 का चुनाव करें। अपने देश के आम नौजवान को क्या करना चाहिए जी? इन नौजवानों का जो आपके लिए लड़ रहे हैं उनका साथ देने की कोशिश करनी चाहिए। राम राम सारे भाइयों ने, मैं कुलदीप सिंह आज एक और बेहतरीन विषय पर चर्चा आपके बीच में लेकर आया हूं। आज पूरे देश की गली गली में नुक्कड़ नुक्कड़ पर एक शब्द की चर्चा है, वो है कॉकरोच। माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेकर गांव की चौपाल तक, बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक, शहर की गली से लेकर बाजार तक, हर जगह कॉकरोच की चर्चा है। अखबार से लेकर टेलीविजन तक, यूट्यूब से लेकर फेसबुक तक कॉकरोच शब्द पर बहुत बातचीत हो रही है। यू कॉकरोच शब्द की उत्पत्ति क्यों हुई, कॉकरोच किसको कहा जा रहा है और कौन ये कॉकरोच हैं, कैसे कॉकरोच के नाम पर एक राजनीतिक दल के नाम से कुछ समूह कुछ व्यक्ति अस्तित्व में आए, कैसे सैकड़ों हजारों लाखों फॉलोवर हो जाते हैं, किस तरह से सत्ता इन कॉकरोचों से घबरा जाती है, डर जाती है और वो तमाम हथकंडे अपनाती है, जैसे भी किसी जनतांत्रिक आंदोलन को कुचलने के लिए वो अपनाती रही है। कॉकरोच के इस दौर में रोजगार के भयावह संकट का कितनी गहराई हो चुकी है, इन सब विषयों पर बातचीत करने के बीच में हमारे बीच मौजूद हैं हम सबके साथी नरेश कुमार जी। नमस्कार जी। नमस्कार कुलदीप जी, आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने लंबे समय से एक चैनल को फॉलो कर रहे हो, एक महत्वपूर्ण चैनल जो मुद्दे उठा रहे हैं। तो सर सबसे पहले बताओ आप जी, यू कॉकरोच का मामला क्या है? अच्छा, कॉकरोच का मामला तो ये है कुलदीप भाई, अपने देश के सबसे बड़े जज ने नौजवाना के ऊपर एक कमेंट कराया था, भाई ये पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान ये कॉकरोच हैं। हालांकि उन्हें बाद में सफाई दी और सफाई देंदे उन्हें न्यू कहा कि मैं सबने नहीं कहूँ था, मैं उन्हें कहूँ था जो आपकी तरह जैसे यूट्यूब के ऊपर जो जनता की आवाज उठा रहे हैं, जो लोग आरटीआई के एक्टिविस्ट बन गए या इस तरह के लोग जो रोजगार नहीं पाए, जो उनकी योग्यता के हिसाब से उनको काम मिलना चाहिए था वो काम नहीं मिला और उसने अल्टरनेटिव कुछ काम शुरू कराया और कुछ उस काम के थ्रू जो उनकी पीड़ा थी उस पीड़ा की कुछ अभिव्यक्ति भी करी। उनने कहा जो व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, मैं उनना कॉकरोच बोल रहा हूँ। तो ये और भी आने वाली ये सफाई की बजाय यू नु लागे जज साहब ने और ज्यादा खतरा पैदा कराया और ज्यादा सोचने पर मजबूर न्यू कराया कि जज साहब अल्लाह तो यह है कि ये कॉकरोच जिन्हें कहो आप, जो आरटीआई एक्टिविस्ट बन जे हैं या कुछ लोग जो यूट्यूबर बन जे हैं, यू तो बहुत छोटा हिस्सा है। आपकी नजर जो है नहीं, आपने चश्मा ठीक करवाने की जरूरत है। असल में बड़ी संख्या में जो पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हैं वो तो डिप्रेशन में चले गए, आज अपराधों में फंसने लग रहे हैं, आज नशों में फंसने लग रहे हैं, आज सुसाइड करने लग रहे हैं। तो उनके बारे में सोचो जिनको आप कॉकरोच बोल रहे हो, जो सिस्टम ने जिनको कॉकरोच बनाया है और आपने उसको एक तरह से नौजवानों ने उसको तमगे की तरह ले लिया, क्योंकि अगर वो कॉकरोच है तो उसके लिए दोषी कौन है? दोषी तो व्यवस्था है, सिस्टम है। उसकी इतनी तिखी प्रतिक्रिया पूरा देश के अंदर हुई। अब देखो बीजेपी जो दावा करा है नुका दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के इंस्टाग्राम पे 85 लाख फॉलोअर हैं
और कॉकरोच पार्टी के 5 दिन के अंदर, जो सिर्फ एक मीम था, एक मजाक था, 5 दिन के अंदर 2 करोड़ 20 लाख फॉलोवर, जो है लगभग 3 गुना फॉलोवर वो इस कॉकरोच जनता पार्टी के बन गए। तो ये इस तरह एक चीज स्पष्ट हुआ है कि वो जो नौजवानों की पीड़ा है, वो जो दबी हुई थी, जो नौजवान परेशान थे, वो नौजवान जो इस व्यवस्था के अंदर, सिस्टम के अंदर जो घुटन महसूस करने लग रहे थे, जिनने कोई अभिव्यक्ति के मौके नहीं मिल रहे थे, वो कवा तो कवा के, करा तो करा के, जावा कड़े, उनको एक तरह से मंच मिल गया कि यह बात जो है, हमारी बात जो दिल की बात कहने का एक मंच है। इसलिए धड़ाधड़ जो और जुड़ते चले गए और इंस्टाग्राम अकाउंट को सरकार ने बंद करना पड़ा। एक इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो सरकार खातिर चुनौती बन गया। तो ये अपने आप में जो समझने की जरूरत है कि कितनी एक तिखी प्रतिक्रिया उस टिप्पणी के ऊपर आई है और उसका कितना असर सामाजिक और राजनीतिक हुआ है। तो इस पूरा कॉकरोच प्रसंग की जो पृष्ठभूमि आपके बीच में स्पष्ट करी, इसमें जो ये अभिजीत दीप के नाम के जो नौजवान हैं, जिन्होंने इसकी पूरी मुहिम का नेतृत्व किया, वो विदेश से भी आए, जंतर मंतर पर उन्होंने प्रतिरोध किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान का उन्होंने एक प्रकार की बुक और चित्र भी हाथों में लेते हुए मैसेज दिया, और उन पर कुछ जगहों पर हमले भी हुए, उनकी पिटाई करने की कोशिश भी की गई। ये असल में अभिजीत दीप के का जो घटना विकास है, ये इसके क्या वैचारिक, इसके पीछे की पृष्ठभूमि है या इसके क्या दूरगामी असर होंगे, इस पर एक बहस, एक चर्चा है देश में कि ये कोई उस तरह का प्रोग्राम तो नहीं जैसे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अन्ना मूवमेंट उभरा था, या कहीं इसके पीछे कोई अमेरिकन साम्राज्यवाद की फीडबैक हो, या कोई इस तरह के कह रहे हो कि भाई बीजेपी का कोई प्लान हो, भाई विपक्ष में भी अपने लोगों को सेट करके विपक्ष को, जो असली रियल पॉलिटिकल विपक्ष है, उसको साइडलाइन लाने का, या कोई ये एक जेन जी है या उभरते हुए युवाओं के आक्रोश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, या ये है क्या मामला पूरा का पूरा, इसके वैचारिक आयाम या इसकी जो नीतिगत आधार, विषय वस्तु संरचना, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसमें 2 तरह की बात है कुलदीप जी। इसमें एक तरीके तो वे लोग हैं जो खासकर जो एक नैरेटिव जो बीजेपी की तरफ से आमतौर पर अपन देखने मिला है, वे हर आंदोलन को डिस्क्रेडिट करो, हर आंदोलन को बदनाम करो, जो भी आवाज उठे उसके ऊपर जो है एक तरह से हमला बोल दो, उनको देशद्रोही, ये फलाने लिंक, ये ढिमके लिंक, यू आप घटनाक्रम जो है देख रहे हैं। एक तो पूरा एक बदनाम करने का जो पूरा का पूरा जो मोदी की या बीजेपी की, आरएसएस की जो आईटी सेल है, एक हमला तो उनकी तरफ से, उस हमले की कोई चिंता वाली बात नहीं हुई। लोगों ने भी समझ लिया उस चीज को, भाई हर आंदोलन को ये ऐसे ही बोलेंगे, हर आंदोलन को डील करने का उनका एक तरीका बन गया है। दूसरा है जो लोगों की कुछ जायज चिंताएं जो है वो हो सकती हैं, और उसका कारण एक तो नु क्या करें, दूध का छड़िया जड़िया लासी भी फूक मर मर पिया करें। तो वह उस तरह के हालात, एक तो जो अन्ना आंदोलन के दौरान जो लोगों को जो धोखा मिला, लोगों को जो आंदोलन से जो उम्मीद थी वह जो टूटी, कुछ तो उस तरह की एक संशय पैदा हो रहा है, भाई उसे तरह का तो कोई मामला तो नहीं, भाई कोई प्रायोजित मामला ना हो। और दूसरा जो है बीजेपी आने के बाद में जिस तरह की बीजेपी का एक चरित्र है, चरित्र उभर के आया है बीजेपी का कि बहुत ही षड्यंत्रकारी पार्टी है। वो इतने तरह के षड्यंत्र रचती है कि हर आदमी के दिमाग में एक शक पैदा हो जाए कि बीजेपी का चरित्र इस तरह का हो गया। अब एक चुटकुला है, नो किसी किसान के खेत में कोई बस दुर्घटना होगी और उसमें सारे बीजेपी के मानस थे, कड़ियां जान लग रहे थे। उस किसान ने वो इतने पुलिस आई, सारे दाब दूब दिए। तो पुलिस ने आके पूछा, जी बोलिया सारे मर गए थे? तो किसान ने बताया, भी एक आधा कौवा तो था, जिंदा हूं,
फिर बोले ने बीजेपी अड़ेंगी तसल्ली के है। तो ये जो तसल्ली उठगी नहीं, सब तक खतरनाक चीज है या कि हर चीज में नुशक होने लग जाए कि यू जायज है नाजायज है। मतलब यू भी खतरा है कि आज मान लो अभिजीत दीपके या जो भी उनके साथी हैं, आज मान लो जायज है के तसल्ली, बीजेपी इतनी बड़ी ताकत है, इतना पैसा जो किसी पार्टी ने पूरी की पूरी पार्टी ने तोड़ने की ताकत रखा है, वो कुछ 2-4 लोगों ने नहीं तोड़ लेगी। मतलब वो अपना जो आज मुद्दे उठा रहे हैं दीपके जी, और वो इस पे टिके रहेंगे, इस मुहिम को लीड करेंगे और उसको परिणति तक पहुंचावेंगे, को मूलगामी नीतिगत बदलाव आएगा, इस पर भी संशय है। अभी तक तो नहीं लग रहा भाई, ये बच्चे जो हैं, ये जो नौजवान हैं, ये लग तो रहे हैं नियत है। एक बार तो इन्होंने आंदोलन जो है दीपके ने ये सिर्फ एक मीम की तरह सीजेपी बनाई थी। वो बोल भी रहे हैं भाई कोई सीजेपी या कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, एक आंदोलन है एक तरह का। तो उस आंदोलन से एक जो संशय जनता के बीच में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। हालांकि ये आंदोलन जो है, इसका समर्थन हर व्यक्ति को करना चाहिए। इस आंदोलन का जितना, इस आंदोलन का मजबूत होना आज के दौर की जरूरत है। आज सबने मिलकर ने अपने अपने तरीके से इस आंदोलन का जो है जितना संभव है उतना समर्थन कराया जाना चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये सवाल आज है भाई, दीपके और भी बोल रहे हैं स्टेज पता भी भाई कोई झंडे बैनर ना लेके आओ। मतलब यू थोड़ा सा एक ना समझी ही की बात है, क्योंकि कम से कम किसान आंदोलन से समझ लेना चाहिए। किसान आंदोलन में कितने रंग के झंडे थे, 500 से ज्यादा तरह के झंडे जो है वो किसान आंदोलन में शामिल थे। झंडे कोई कमजोरी की निशानी नहीं होती, वो तो बल्कि अलग अलग तरह के झंडे तो ये एक पहचान बनते हुए सारे तरह के लोग इसमें आंदोलन का हिस्सा है, और वो एक व्यापक एक यूनिटी जो है वो बन जाती है। अभी इनको जरूरत ये है कि ये साथी तमाम जो छात्र युवाओं के संगठन है उनसे जो है इनको डायलॉग स्थापित करना चाहिए कि आप इसके आंदोलन के अंदर हिस्सेदारी करो, क्योंकि इस आंदोलन की जरूरत आज देश को है, जरूरत समाज को है। ये आंदोलन किसी एक दीपके का नहीं है, किसी व्यक्ति का कोई इंडिविजुअल नहीं है, ये आंदोलन देश का है। देश को जरूरत है सब मिलकर इस आंदोलन में किसान आंदोलन की तर्ज पे ये एक व्यापक प्लेटफार्म इस आंदोलन का बना है। अलग अलग तरह के जो छात्र नौजवानों के संगठन है वो इस आंदोलन से जुड़े, दूसरे जो मजदूर किसानों के संगठन है उनका भी जितना भी यथासंभव जो है सहयोग लिया जाए। एक व्यापक प्लेटफार्म बनाया गया ना, ये लड़ाई लड़ने की जरूरत है। तो जो ये पूरी की पूरी घटना विकास है, इसकी जड़ में, इसके मूल कारणों में आप जो रोजगार का गहराता संकट है इसको किस हद तक मानते हैं, या ये जो आज लक्षण प्रकट हो रहे हैं बीमारी के, इसकी पृष्ठभूमि में रोजगार के लिए जूझती युवा पीढ़ी के सामने जो एक अंधकार छाया हुआ है, जो छटपटाहट है उनके लिए, उनके बीच में भाई हमें रोजगार मिले, पक्का रोजगार मिले, सरकारी नौकरियां मिले, एक मान सम्मान के जीवन की गारंटी हो, इससे क्या मतलब एक प्रकार के तार जुड़े हुए हैं। ये तो मैंने बताया कि ये पूरी प्रतिक्रिया ही थी, उसका आधार था बेरोजगारी। नौजवान परेशान थे, कोई सिर्फ एक किसी जज ने टिप्पणी कर दी उसका उस सिर्फ टिप्पणी के ऊपर ऐसी प्रतिक्रिया होगी ऐसा नहीं है। अगर वो जज की टिप्पणी को ऐसे दौर में होती जब रोजगार का इतना भयंकर संकट ना होता। एनएसएसओ की पीछे रिपोर्ट आई 2019 का, जिस टाइम पर चुनाव था उस टाइम पर वह रिपोर्ट को रोक दिया गया था। चुनाव के बाद में वह रिपोर्ट जो है वो जारी हुई। ये सरकारी एजेंसी है एनएसएसओ, तो मतलब बीजेपी के राज में होते हुए एक सरकारी एजेंसी एक रिपोर्ट लेके आती है कि देश के अंदर 19 की बात है, देश के अंदर 45 साल का सबसे भयंकर बेरोजगारी संकट है। आज तक
का सबसे बड़ी विस्फोटक स्थिति है बेरोजगारी की आजादी के बाद में। आज यानी इसको यह कहा जा सकता 53-54 साल का सबसे भयंकर बेरोजगारी संकट है। उसके बाद में कोरोना आया है, उसके बाद में जो ईरान युद्ध का जो एक असर है, ये अलग अलग तरह की जो बीमारियां उसके बाद में आई हैं, उसने उस स्थिति को जो पहले से ही भयंकर थी, जो एनएसएसओ की रिपोर्ट से जो जाहिर था, उस स्थिति को और ज्यादा भयंकर बना दिया है। ईब नौजवानों ने मतलब समझ नहीं आ रहा हो के रहा है हमारे साथ में, हमने करना के है। अब देखो महंगी महंगी फीसें दे के लाइब्रेरियों में 1000 रुपये देकर जो है गांव के बच्चे शहर की लाइब्रेरियों में रहे, कोचिंग सेंटरों में जो खटन लग रहे हैं, और उसके बाद में मिले के है जब कोचिंग सेंटर जब एग्जाम सेंटर में जावे हैं, उनके साथ में जिस तरह की बदतमीजियां हुए हैं, उसका पेपर का कोई अता पता नहीं, और जब पेपर भी हो लिया पेपर रद्द हो जी है, भर्ती हो ली भर्ती भी रद्द हो जी है, कभी भी कोई सुरक्षा है नहीं। एक के बाद एक बताते 89 पेपर लीक हो चुके, 89 बहुत बड़ी संख्या है। अब तक इतने पेपर लीक हो चुके हैं, और जो पेपर लीक कराने वाले कौन हैं, और पेपर लीक करने की पूरी मैकेनिज्म और मेथड्स क्या अपनाए जाते हैं, या इसकी जिम्मेवारी कौन ले इस फेलियर की, वो चीजें भी अभी तक सामने नहीं आ रही कोई जांच में, या इसका ये पूरा का पूरा कोई दोषी ये है उनको ये सजा मिली है, ये तो अभी तक दिखाई ही नहीं दे रहा कहीं। ये आंदोलन भी तो अकाउंटेबिलिटी पे है, ज्यादा गुस्सा अकाउंटेबिलिटी पे है कि कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा। चलो होगी चूक मान लेते हैं, पर कम से कम धर्मेंद्र प्रधान जो है, जो शिक्षा मंत्री है, उनकी जवाबदेही है कि नहीं? ये एक घटनाक्रम तो है नहीं जो इस तरह की स्थिति बनी है। अभी सीयूईटी के पेपर के साथ में ऐसा हो गया, अभी सीबीएसई के पेपर के साथ में जो मजाक बना है, ये एक के बाद एक जो है, ऐसा लगता है पूरी जो शिक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी चरमरा गई है, पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तो कोई जवाबदेही तो हो किसी की, कड़ियां कोई जवाबदेही नहीं दिखेगी, तो फिर नौजवानों का जो है गुस्सा जो है वो बिल्कुल जायज जो है वो बन जाता है। अब एचपीएससी का मामला जो हरियाणा में आप देख रहे हो, मतलब मैं 2-3 अगर आंकड़े बताऊं, वैसे तो कोर्ट ने रद्द कर दी भर्ती, ये बोलते हुए कि ये जो भर्ती हुई है इसमें यूजीसी के नियमों का पालन ही नहीं किया गया। सरकार ने यूजीसी के नियमों का पालन नहीं किया, सजा किसने मिली? नौजवानों ने मिली। इसमें भी नीट वाले जो पेपर लीक हुए, जो पेपर रद्द हुए हैं, सजा किसने मिला है? उन्हें नौजवानों ने मिला है। अब आप देखो, ये हरियाणा का सिलेक्शन कमीशन एक तरह से रिजेक्शन कमीशन बन गया, जो जिसका ऐसा लगता है काम है नौजवानों को रिजेक्ट करना। अब 650 पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के इंग्लिश में, उसके अंदर भर्तियां केवल 150 हैं। भाई जब 2000 लोग आपका एग्जाम देने के लिए आए हैं, तो आप उसके अंदर से केवल 150 का चुनाव कर रहे हो। क्यों कर रहे हो 150 का चुनाव? मतलब बाकी के ऊपर बच्चों असिस्टेंट प्रोफेसर की जरूरत नहीं है। एक तरफ तो शिक्षा बर्बाद होने लग रही है, एजुकेशन बर्बाद होने लग रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लंबे समय से पद खाली है नहीं, एक तो पद खाली रखे जाने लग रहे हैं। और केवल अकेला ये नहीं है, इससे जुड़ी ही जो है 84 असिस्टेंट प्रोफेसर का ही सवाल है। अभी 84 पद थे जिनमें 3 भर्तियां हुई, 84 में से केवल 3, 1700 थे उसमें से केवल 35 पदों के ऊपर भर्ती हुई। मतलब जो 4-4, 5-5 हजार लोग पेपर देने के लिए आ रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं। तो वे नौजवान करेंगे तो करेंगे के 5 महीने हो लिए, 5 महीने से पंचकुला बैठे हैं, आप भी गए थे, 5 महीने से बैठे हैं। अभी पिछले दिनों वहां पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनको नोटिस दे दिया और कल रात को जो है उनका तंबू पाट दिया। मतलब जो जनतांत्रिक तौर तरीका होता है अपना धरना लगाने का, भूख हड़ताल करने का, उन विद्यार्थियों को भी वहां जबरदस्ती हटाया जा रहा है, उनका टेंट उखाड़ दिया, तंबू उखाड़ दिया। ये एक प्रकार का दमन का, बहुत क्रूरता का सहारा लिया जा रहा है सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार द्वारा, श्री नायब सिंह सैनी की सरकार द्वारा। आप ये देखो कि वहां पे एक लड़की का भूख हड़ताल पे थी, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, उसके बावजूद सारा दोष जो है वो कोर्ट ने भी साबित कर दिया, सारा सिस्टम का, सरकार का दोष है। उसके बावजूद उनसे कोई बातचीत तक करने
की स्थिति नहीं, कोई डायलॉग तक स्थापित नहीं करा जान लग रहा है भाई यू मामला जब एक बार रद्द कर दी, बच्चे यही तो बोल रहे हैं यूजीसी के नियमों के तहत भर्ती करो। मतलब यू भी गुनाह हो गया कि आपका काम है तो, मतलब यूजीसी के नियमों के तहत भर्ती नहीं करोगे तो करोगे क्या, आप बताओ। मतलब सरकार को उसका वैधानिक और संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करना का आग्रह करना या प्रार्थना करना भी उसके लिए भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है, और भूख हड़ताल पे बैठने के बाद में उनके टेंट उखाड़ दी जाते हैं। मतलब उनको डील और ट्रीट इस ढंग से किया जा रहा है कि जैसे ये क्रिमिनल हो। क्रिमिनल इनको तो बोला जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का पीछे बयान आया, ये जो दिल्ली में नौजवान बैठे हैं उनके ऊपर जो मतलब बहुत भले दहशतगर्दों की बी टीम है, तो दहशतगर्दों की बी टीम मतलब वो बच्चे जो वहां पे दरियों के ऊपर बैठे हैं, दरियों के ऊपर सो रहे हैं, उनमें आपको दहशतगर्द नजर आ रहे हैं। आजाद भारत की एक निर्वाचित सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री विद्यार्थियों के, छात्रों को जो अपने जायज मांगों को लेकर धरना लगा रहे हैं उनको दहशतगर्द और आतंकवादियों की बी टीम बताया जा रहा है। मतलब आप सोचो सरकार किस तरीके से आंदोलनों को डील कर रही है। मतलब एक संवेदनशीलता, न्यूनतम जो संवेदनशीलता जो दिखानी होती है वो तक नहीं दिखाई जा रही। अच्छा, तो इस पूरी चर्चा को आप थोड़े समेटते हुए एक बात और कहेंगे, जो अब ये पूरा का पूरा संकट जो अपने सामने है, इसमें अपने देश के एक आम नौजवान को क्या करना चाहिए जी? आम नौजवानों को, ये जो नौजवान आपके सामने आगे आके पंचकुला में बैठे हैं, ये जो नौजवान दिल्ली जंतर मंतर पे बैठे हैं, आप इस तरह के नौजवानों का हौसला नहीं तोड़ना चाहिए कम से कम, और सरकार की चालबाजी से बचना चाहिए, सरकार के नैरेटिव से बचना चाहिए। सरकार के पास इतना सोशल मीडिया है, इतना मुख्यधारा का मीडिया है, पूरे प्रचार तंत्र पे सरकार का कब्जा है। उस चीज को, उस जो एक तिलिस्म जो खड़ा करते इस मीडिया के माध्यम से, पैसे के माध्यम से, उस तिलिस्म से बाहर निकल के इन नौजवानों का जो आपके लिए लड़ रहे हैं उनका साथ देने की कोशिश करनी चाहिए। आप कम से कम एक लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहे हो, आप किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हो, जब कोई पेपर लीक होता है, कम से कम, ज्यादा नहीं कर सकते, आप उस कोचिंग संस्थान से या लाइब्रेरी से बाहर निकल के कम से कम एक दिन को पुतला फूक दो। आप उसका विरोध जो है नहीं, मतलब ये जो मुंशी प्रेमचंद ने धरने प्रदर्शनों से क्या होता है उसका जवाब दिया, ये हमारा जिंदा होने का एहसास कराते हैं। मतलब गलत को गलत कहना, ये जिंदा होने का एक एहसास है। पहले तो नौजवानों को खुद का जिंदा होने का एक एहसास करवाना चाहिए कि हम जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं। और नौजवानों से टकरा के, नौजवानों के पूरे भविष्य को बर्बाद करके कोई भी सरकार सत्ता में नहीं रह सकती। ये मैसेज बिल्कुल नौजवानों को क्लियर दे देना चाहिए। और तमाम जो संगठन है, बिना संगठनों के कोई भी आंदोलन कामयाब नहीं हो सकता। मतलब कई बार भावनाओं में वे संगठनों की जरूरत नहीं है, ये वो, जो भावनाओं से आंदोलन नहीं जीते जाते। और देश लेवल का कोई आंदोलन जो बिना संगठनों के संभव नहीं। जो कम से कम जो राष्ट्रीय लेवल के संगठन है उनको एक जो है संयुक्त मंच बनाकर ना, जो है जैसे संयुक्त किसान मोर्चा एक था, उसी तरह का कोई एक प्लेटफार्म तैयार करके, और ये तमाम जो छोटे पुट आंदोलन चल रहे हैं उनको साथ में लेते हुए एक बड़ा युवाओं का आंदोलन जो इस पूरी स्थिति को पलट सके, इस तरह का आंदोलन देश में आज खड़ा करने की जरूरत है। तो आज साथी नरेश से आपने सुना एक बातचीत, एक विमर्श, एक चिंतन कि आज बेरोजगारी का जो संकट है इसको संबोधित करना बहुत जरूरी है। और वो नौजवान जो जागरूक हैं, जो सवाल उठाते हैं, जो व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, जो सत्ता पक्ष में बैठे नेताओं से सवाल पूछते हैं, उनके लिए जो कॉकरोच की संज्ञा इजाद की गई है, आज कॉकरोच कोई शर्मिंदगी का शब्द नहीं है। कॉकरोच एक लड़ने वाले, एक जागरूक नौजवान की पहचान बन चुका है। इसलिए हम भी अपने चैनल के माध्यम से सभी युवाओं से अपील करते हैं कि वो आंख मूंद के किसी की बात को ना स्वीकार करें, बल्कि उस सवाल उठाएं वो, और एक सवाल भी इस ढंग से उठाएं कि उसके अंदर आप व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करें। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे हिस्से का रोजगार कहाँ है? हमारे अधिकार कहाँ है? आपके संवैधानिक दायित्वों का कितना पालन किया गया? क्योंकि सवाल उठाना लोकतंत्र के
वजूद के लिए अनिवार्य शर्तों में से एक है और सत्ता पक्ष को भी अहंकार और तानाशाही प्रवृत्ति को छोड़कर लोकतंत्र में असहमति के स्वर को मान देना चाहिए और सभी को विचार विमर्श की मंथन की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। लोक हरियाणा की तरफ से हम इस तरह के जीवंत विषयों पर आगे भी चर्चा लेकर आते रहेंगे। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपका भी और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।